स्टूडेंट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये लेक्चर नंबर फिर से बता दें, लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट के लेक्चर्स तक हमने क्या क्या सीख रखा है जी? लास्ट के लेक्चर्स में हमने सीखा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से है कि यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा क्या हो रहा है? एंगल इनिशियल लाइन से। आर क्या हो रहा है? पोल से डिस्टेंस। याद है इसमें एक्स और वाई क्या हो रहा था? एक्स जो था वो रियल एक्सिस पर डिस्टेंस और वाई क्या था? इमेजिनरी पर। तो उम्मीद है कि इनके बीच के रिलेशन समझ में आ रहे होंगे आपको। आर का अगर वैल्यू निकालना चाहते तो आप निकाल पाते हैं आराम से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मान लीजिए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दिया हुआ है उसको इस फॉर्म में लिखना है, पोलर में ले जाना है, तो आर का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकल जाता। थीटा का वैल्यू कैसे निकलता? तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स करके निकल जाता। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइए, क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? बता दीजिए क्या यहाँ तक, अगर यदि सब बच्चों को क्लियर होगा तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब अब कार्टेशियन फॉर्म हमें नहीं पढ़ना है। हम लोग इलेवंथ क्लास में पढ़े थे कार्टेशियन फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम क्या बात करेंगे? ये चीज, ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। आ रहा बात समझ में? अगर हम आपसे कह दे स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे ये कह दे भाई कि हमारे पास z इज इक्वल टू क्या है? r इंटू ऐसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर हम आपसे कह दें कि भाई हमारे पास ये है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हाँ जी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वही तो ये है। बस यहाँ पे r का वैल्यू कैसे निकलेगा? r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू होता है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ऐसे ही नहीं निकलता है जी, ठीक है। अच्छा अगर आप बताइए कि अगर मान के चला जाए, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा? जरा समझिए ध्यान से। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर पोलर रिप्रेजेंटेशन आप देखिएगा तो कैसे लाई करेगा? कि मान लीजिए ये हमारा इनिशियल लाइन हो गया, ये हमारा पोल हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है कहीं पे यहाँ हो, और ये इसी डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं और इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। ऐसे है ना, ओ एक्स। अरे बस समझ में, ओ एक्स क्लियर है बात? तो अब स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस बात को खूब प्रेम से समझना है कि अगर कहीं पे ऐसा हो जाए कि ये जो r डिस्टेंस है, अगर r का डिस्टेंस हो जाए 1 यूनिट, क्या हो जाए? r का डिस्टेंस यदि 1 यूनिट हो जाए तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या ऐसा लिखा जा सकता है? z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ पे r का जगह कितना है? 1। मतलब समझे, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये जो r इतना बड़ा डिस्टेंस, अगर r सिर्फ इतू सा हो जाए, 1 यूनिट हो जाए r, तो उस केस में जो हम लिख पाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्या ऐसा लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? आप लोग बताइए। r इक्वल टू सॉरी z इक्वल टू r की जगह पे 1 हो गया, यूनिट हो गया, और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अगर हम ऐसा लिख रहे हैं कहीं पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो वो क्या है? तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना? और यही कॉम्प्लेक्स नंबर पर आगे चल करके हम लोग आगे क्या, इसी क्लास में हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ेंगे। डी मॉर्गन्स थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर पर ही काम करता है। ये जो आप दिख रहा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका पोल से लेंथ कितना है? 1, मतलब यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ मतलब 1। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर या यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। आ रहा बात समझ में? तो स्टूडेंट जो लास्ट के लेक्चर्स तक हमने पढ़ा था, क्या वो सारी बातें क्लियर है? और अगर क्लियर है तब हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास नोट के साथ शुरुआत करेंगे। चलिए सारे बच्चे बता दिए जी, बताए आप लोग कमेंट करके। चलिए प्रेरणा, रुपेश, तृप्ति, हाँ वेरी गुड तृप्ति। अच्छा तृप्ति याद है आपको जब हम लोग 23-27 का सेमेस्टर 1 का बैच शुरू किए थे तो उस समय ये सिलेबस में हुआ करता था, है ना? लेकिन फिर क्या किया गया? सिलेबस वगैरह चेंज किया गया, फिर ये डी मॉर्गन्स थ्योरम वगैरह देखिए सेमेस्टर 2 में है। तो आप लोग पहले से जो बच्चे पढ़े हैं तो उनके लिए तो खूब आसान हो गया होगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो देखिए खूब अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं भाई। चलिए चलिए क्लियर, वेरी गुड नमन। चलिए रुपेश बहुत अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छा जी। चलिए वाह बहुत अच्छा, यहाँ पे यूट्यूब पर भी बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट अब जरा हम लोग लास्ट क्लासेस में जो सीखे थे ना वही चीज हम लोग नोट करके लिखते हैं, क्योंकि भाई हम लास्ट क्लासेस में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कार्टेशियन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब बता चुके हैं। उसी से रिलेटेड कुछ नोट आपको लिखवाते हैं जो पूरे इस पेपर में आपको काम आते रहेंगे। चलिए जल्दी से लिखिए तो नोट। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या है जरा देखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर
अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे है, कैन बी रिटन एज, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन एज, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो z इज इक्वल टू लिख सकते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेंशन कर देना होगा आपको, वेयर r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और फिर क्या जी, थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स, ये हो गया हमारा थीटा का वैल्यू। ठीक है, नोट नंबर स्टूडेंट सेकंड लिखिए जल्दी से आप लोग। देखिए सेकंड नोट क्या होगा, नोट नंबर सेकंड क्या है कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज 1, अ कॉम्प्लेक्स नंबर, a complex number whose distance from pole बोलिए चाहे आप origin बोलिए, ऑरिजिन अगर कार्टेशियन फॉर्म में बात कर रहे हैं तो ऑरिजिन बोलेंगे, याद है क्या, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे कि भाई ये वाला चीज को अगर कार्टेशियन फॉर्म में बात करें तो ऑरिजिन बोलते हैं, और अगर सिर्फ हम पोलर फॉर्म में बात कर रहे हैं तो यही चीज क्या बनाता था, ये हमारा इनिशियल एनर्जी था, ये हमारा पोल हो जाता था। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज डिस्टेंस फ्रॉम पोल या फ्रॉम ऑरिजिन क्या इज 1, इज यूनिटी, इज यूनिटी, यूनिटी दैट इज 1, दैट इज 1 यूनिट। कि भाई पोल से अगर डिस्टेंस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस 1 हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, देन कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखाएगा, देन कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज, देन कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे जी, हम लिखेंगे कि z इज इक्वल टू, आर की जगह पे तो 1 हो गया जी, पोल से जो डिस्टेंस उसी को ना r बोलते थे, तो r 1 हो गया, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही ना लिखेंगे, जहां आ गया तो 1 हो गया। अच्छा, विच इज कॉल्ड, या लिख सकते हैं कि यही कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज कॉल्ड यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को बोलते हैं विच इज कॉल्ड, विच इज कॉल्ड which is called unique complex number, unique complex number। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अच्छा, और कुछ ध्यान दीजिए, कुछ नोट और है, नोट नंबर थर्ड, ये जो r डिस्टेंस होता है ना, द डिस्टेंस r, ये जो r डिस्टेंस होता है ना, यही होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस r, समझ पा रहे हैं क्या था, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो पॉइंट पोलर फॉर्म में जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, r क्या होता है, पोल से डिस्टेंस या ओरिजिन से डिस्टेंस बोल सकते हैं, तो वही r जो होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे द डिस्टेंस r इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, the distance r is called modulus of complex number, the distance r is called modulus of complex number which is denoted by मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉड्यूलस को दिखाना है तो लिखेंगे मॉड ऑफ z, और मॉड ऑफ z कुछ और नहीं होता है बल्कि r ही होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि दैट इज, इसका मतलब यही ना हुआ कि r बराबर होता है मॉड z, और r का वैल्यू निकलता कैसे था, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद करिए क्लास 11, है ना, अभी हम आपको इससे पहले भी r का वैल्यू निकालना सिखा चुके थे, याद है क्या, याद है क्या आप सबको, हम लोग इससे पहले भी r का वैल्यू निकालना आपको बताया था ना पिछले क्लास में, r का वैल्यू कैसे निकलता है जी, तो r का वैल्यू निकलता कैसे है, इस तरीके से r का वैल्यू निकलता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने से r का वैल्यू निकल जाता है, और यही r क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपको याद है क्या, हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था ना,
हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े थे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है, मीन्स के मॉड z जो होता है वो निकलता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। अब आप मुझे लग रहा है कि फील कर पा रहे होंगे कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का मतलब कि पोल से उस कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज डिनोटेड बाय मॉड z और r। मतलब समझे, मतलब यह हो गया कि r का वैल्यू क्या हो गया, मॉड z के बराबर, और इसका वैल्यू हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। अच्छा, अगर हम स्क्वायर कर दें, मतलब स्क्वायर करेंगे तो इस पे आर स्क्वायर मतलब इस पे स्क्वायर मतलब इस पे स्क्वायर जैसे ही करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो एक और अगला कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना जी कि आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर। मॉड जेड का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं तो आर पे स्क्वायर तो मॉड जेड पे स्क्वायर, इस पे जैसा स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट हट के सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। तो यही कहानी है, और इसको जल्दी से हम लोग और डिटेल में लिख देते हैं। देखिए, अच्छा, तो हम लोग कुछ नोट वगैरह लिखे, जैसे हम लोग यहाँ पे तक ये तो लिख ही लिए, और आते हैं फोर्थ नंबर नोट लिखने के लिए। जैसे आर क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक थीटा भी हमारे पास था, उसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नंबर फोर्थ में लिखिए, द एंगल थीटा इज कॉल्ड, द एंगल थीटा इज कॉल्ड, द एंगल थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर z which is denoted by which is denoted by which is denoted by which is denoted by argz। arg मतलब आर्गुमेंट हो गया, आर्गुमेंट z मतलब थीटा, तो दैट इज हम बोल सकते हैं कि थीटा जो हो गया यही हो गया आर्गुमेंट z, आर्गुमेंट z। और आर्गुमेंट और थीटा निकलता कैसे था, याद है ना, पिछले क्लास में सीखे थे कि tan इनवर्स y by x, tan इनवर्स y by x, याद है क्या आप सबको? अगर शायद थोड़ा थोड़ा आप लोग को याद आए क्लास 11 का बात, तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट याद किए थे जी। हम लोग वहां पे याद किए थे कि अगर कोई z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो मॉडुलस ऑफ z निकलता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर जो आर्गुमेंट z निकलता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है वो निकलता है ऐसे tan इनवर्स y by x। याद आ रहा है? अब इसी मॉडुलस को r बोल रहे थे जो यहाँ पे हमने सीखा पोलर फॉर्म में, और इसी आर्गुमेंट को हम थीटा बोलते हैं। अरे बस समझ में। तो इस तरीके से जो बातें थी हमने लिखा है कि द एंगल थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z व्हिच इज डिनोटेड बाय arg ऑफ z, है ना। दैट इज थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू दिस। दैट इज का मतलब होता है कि जो हम ऊपर यहाँ पे लिखे थे उसी को दूसरे शब्दों में देखिए ऐसे लिखते हैं। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा और 5वां नंबर नोट भी चर्चा कर लेते हैं, ये सब जरूरत पड़ेगा अभी जब हम आगे बात करेंगे तब। नंबर 5 जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, देखिए ये तो जानते ही होंगे आप लोग, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज क्या होगा, z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है तो उसके कॉन्जुगेट को कैसे दिखाएंगे, तो उसका कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं कि जो आयोटा, जो भी इमेजिनरी पार्ट जिस साइन के साथ है उस साइन को नेगेटिव मतलब चेंज कर देते हैं। अगर इधर पॉजिटिव के साथ है तो उसका आयोटा में इसके कॉन्जुगेट में नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर z यहाँ पे है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो z का बार मतलब कॉन्जुगेट z का, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई। यहाँ प्लस आई वाई है तो वहाँ माइनस आई वाई होगा। अच्छा, तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट आगे लिखिए, इसके बाद अंतिम नोट लिख लीजिए नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में क्या क्या होगा जरा देखिए कहानी। नंबर ए, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, देन z बार जो होगा वो होगा x माइनस आई वाई होगा। नंबर 1 ए नंबर। फिर बी क्या है कि अगर z का कॉन्जुगेट लिया जाए, है ना, अगर z इक्वल टू एक्स
प्लस आई वाई है, देन जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले तो क्या आएगा, वापस से जेड आ जाएगा। समझिए, देखिए यहाँ पे इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको कोई खास जरूरत नहीं है लिखने की, या फिर लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि एक बार कॉन्जुगेट लिए तो जैसे देखिए ना यहाँ पे जेड इक्वल टू ऐसा, तो जेड का बार ऐसा होगा। अब एक बार और कॉन्जुगेट इसका लीजिए, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लीजिएगा तो वापस एक्स प्लस आई वाई आ जाएगा, मतलब जेड आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? ये हमने नोट नंबर बी में लिख दिया। नोट नंबर ए, नोट नंबर सी करते हैं जल्दी से। नोट नंबर सी बोलता है कि अगर जेड को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करिएगा, तो आप नोटिस करिए, अगर जेड को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करेंगे तो प्लस आई वाई और माइनस आई वाई खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए कि जेड को जेड बार के साथ अगर ऐड करिएगा तो लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ ऐड होगा, तो राइट वाला राइट की तरफ में ऐड होगा जी। तो जेड को अगर जेड बार के साथ ऐड करिएगा तो एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई के साथ ऐड होगा, तो माइनस आई वाई प्लस आई वाई कट जाएगा, बचेगा एक्स प्लस एक्स, 2x क्या बचेगा, 2x बचेगा। क्या बचेगा जी, 2x बचेगा। और 2x पता है क्या लिख सकते हैं, 2x को लिख सकते हैं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। देखिएगा ये जो इम्पोर्टेंट है, आने वाले क्लासेस में हम इसको खूब अच्छे से वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, आप देखिएगा वहां पे किस तरीके से इसका यूज होगा। देखिए जब कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करते हैं तो इमेजिनरी वाला जो पोर्शन है माइनस आई वाई और प्लस आई वाई कट जाता है, एक्स और एक्स 2x हो जाता है, रियल पार्ट 2 गुना हो जाता है। यही रियल पार्ट है ना जी, तो रियल पार्ट क्या होगा, तो 2x मतलब 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड ऐसे। और सेम यही चीज अगर घटा देंगे कि जेड में से जेड बार को अगर घटा दें हम लोग, जेड में से जेड बार को घटा दे तो पता है क्या होगा, देखिए ऐसे समझिए जरा, यहाँ पे बस लिखना है, रफ करना है, समझ रहा है बस। देखिए अगर हम जेड में से जेड बार घटा दे तो क्या होगा, जेड में से जेड बार तो लेफ्ट लेफ्ट से घटा दिए, इसमें से घटाते हैं एक्स प्लस आई वाई में से आप घटाइए किसको, एक्स माइनस आई वाई को घटाइए, क्या होगा जी, देखिए तो एक्स प्लस आई वाई, इसको ठीक है ये ओपन करिए, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई वाई हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, बचेगा क्या, आई वाई और प्लस आई वाई कितना होगा, 2i y। तो आप नोटिस कर रहे हैं इस i को आगे कर लीजिए और 2 हो गया रहने दीजिए, और ये y तो इमेजिनरी पार्ट है। देखिए जरा ध्यान से, कल भी समझाए थे आप सबको कि जो यहाँ पे i होता है वो इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, यहाँ पे जो i होता है वो इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, उसके साथ में जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो 2i, i पहले लिख दीजिए, फिर 2 और y को लिख दीजिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो लिख सकते हैं हम लोग, तो आप क्या लिखेंगे, 2i इंटू वाई था, मतलब i को बाहर करिए और 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ऐसे कर दीजिए। ठीक है, और एक रिजल्ट चलिए हम और लिख लेते हैं, बस एक छोटू सा रिजल्ट और बचा है। देखिए अंतिम एक रिजल्ट है, ABCD नंबर लिख लीजिए। क्या है, अगर z को z बार के साथ गुना करिएगा, z को अगर आप z बार के साथ गुना करिएगा तो क्या है, देखिए कैसे, अगर z मतलब क्या है, x प्लस आई वाई है, z बार का मतलब क्या है, x माइनस आई वाई है। अगर इसको इसके साथ गुना करेंगे, मतलब z को z बार के साथ गुना करेंगे, मतलब समझ रहे हैं जी आप, x प्लस आई वाई को गुना कर रहे हैं किसके साथ, x माइनस आई वाई के साथ। यहाँ तक तो क्लियर है सबको कि अगर z को z बार के साथ गुना कर रहे हैं तो a प्लस बी गुना a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी गुना a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब आई वाई का स्क्वायर, b की जगह पे ये पूछ रहा है, x स्क्वायर रहने दीजिए, ये i पे स्क्वायर तो आई स्क्वायर मीन्स की -1 और एक माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और y का स्क्वायर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। ये समझे कैसे हुआ, a प्लस बी गुना a माइनस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पे a की जगह पे x है, y की जगह b की जगह पे i इंटू वाई है, तो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये इस पे आएगा तो -1 i, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इसीलिए इस पे गया तो -1 इस पे, फाइनली ये आ गया। तो जेड को जेड बार से गुना करेंगे तो क्या आएगा, जेड को जेड बार से करिएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद है क्या, इसी को हम लोग मॉड जेड का स्क्वायर बोलते थे, थोड़ी देर पहले ये भी तुरंत आपको समझाए थे। मॉड जेड का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आएगा। बात समझ रहे हैं, इसी को हम लोग आर का भी स्क्वायर बोल सकते हैं। तो क्या यहाँ तक सारी बातें जो है सब बच्चों को क्लियर है, इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ पे, ये रफ था। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, बता दीजिए, अगर यहाँ तक क्लियर है जी तब फिर हम लोग बढ़ेंगे, अब हम लोग बात कर सकते हैं आगे। एक स्टूडेंट कह रहे हैं यूट्यूब पे, अच्छा जो बच्चे भी एप्लीकेशन पे देख रहे हैं चलिए ठीक है, चलिए यूट्यूब वाले बच्चों का कमेंट देख लेते हैं। यूट्यूब पे एक स्टूडेंट कह रहे हैं सारे सारे क्लासेस यूट्यूब पर लोगे, आप देखिए ऐसा तो संभव नहीं हो पाता है,
अगर मान लीजिए कि हम लोग जो 4-5 लोग 6 लोग काम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आप धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो देखेंगे कितना सुंदर से पीडीएफ बना करके और बहुत सारा स्टडी मटेरियल, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का नोट्स, या फिर आप जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आपका पेपर है, ए से इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिकल हो, चाहे मेजर पेपर हो, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, जो भी है, हम लोग सारा चीज़ का कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पे सारा चीज़ अवेलेबल करवा देना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, क्योंकि सारा चीज़ चलाने के लिए सबको कुछ ना कुछ अपना अर्निंग चाहिए होता है। तो जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं या जो हम हैं बाकी सारे, तो ये सारा चीज़ तभी चल पाएगा जब एक आप लोग मिनिमम फी पे करेंगे। तो इसीलिए आप लोग धनबाद मैथ्स अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, वहाँ पे बहुत ही मिनिमम फी में, जैसा कि हम लोग देखे थे कि क्लास सेमेस्टर 1 में सिर्फ 800 आपसे फी लिया गया था, जिसमें आपको मैथ्स का पूरा मेजर पेपर पढ़ाया गया, फिजिक्स जिनका माइनर पेपर था पूरा पढ़ाया गया, माइनर पेपर जिनका केमिस्ट्री था उनको पूरा पढ़ाया गया, फिर मैथमेटिकल हम पूरा पढ़ाए, फिर ए से इंग्लिश पूरा पढ़ाया गया, फिर बाकी पेपर्स के नोट्स दिए गए। तो ठीक उसी प्रकार से, और वहाँ मैथ्स का मेजर पेपर एक था, सिर्फ एक ही को मैथ्स मेजर पेपर था। इस बार आपको 1000 पे करना है, जिसमें आपको मैथ्स मेजर पेपर 2 और मैथ्स मेजर पेपर 3 के पूरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, क्लास नोट्स बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ऐप में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा बात, हम क्लास के बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे दिए। और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझे सीधा कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आप लोग लिख लीजिएगा, 7480943403। ये मेरा नंबर है। कभी हो सकता है कि अगर कॉल नहीं उठ रहा हो तो एकदम स्वाभाविक है कि हम क्लास ले रहे होंगे, तभी कॉल नहीं उठेगा। और तो अगर उस समय कॉल नहीं उठता है तो आप दूसरा ऑफिस में कर सकते हैं, 8340791994। ये आप ऑफिस में कॉल करके भी किसी भी तरीके का जो जानकारी है आप ले सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि सब लोग समझ पा रहे होंगे, समझ गए। चलिए ठीक है जी, तो अब यहाँ तक सब लोग समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में। ठीक है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक, थोड़ा सा समझने वाला थ्योरम्स है ये। क्या है भाई डी मॉर्गन्स थ्योरम? हेडिंग दीजिए आप लोग, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम, आपको पता है जो डी मॉर्गन्स जो थे एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट दिया है, जिसको हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम्स के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा हम लोग एक क्वेश्चंस लिखेंगे, पता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा आपसे? एग्जाम में लगभग जब भी ये टॉपिक रहता है एग्जाम में, मतलब जब भी आपके सिलेबस में ये टॉपिक रहता है डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो आपसे हमेशा पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम, कि डी मॉर्गन्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी दीजिए, मतलब बताइए कि क्या कहता है, और प्रूफ भी कर दीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए ना, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये थ्योरम्स कहता क्या है पहले इसको जरा समझना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके प्रूफ की ओर बढ़ेंगे, और प्रूफ बहुत आसान है। ठीक है ना, तो आज प्रूफ हम लोग करेंगे, थोड़ा सा लंबा क्लास हो सकता है तो थोड़ा सा धीरज रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए स्टूडेंट, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता क्या है? हम लोग अभी यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान चुके थे क्या, कि अगर हम कहीं पे ऐसा लिखते हैं भाई, कहीं पे क्या लिख दें कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर हम स्टूडेंट कहीं पे ऐसा लिख दें कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो क्या समझेंगे आप? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है? तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन कैसा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर? तो वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका पोल से डिस्टेंस कितना है? यूनिट है, 1 है, तो इसको बोलेंगे यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। बट है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब डी मॉर्गन्स मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि अगर आपके पास यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका पावर क्या कर दीजिए आप, कोई भी इंटीजर डाल दिए। इंटीजर जानते हैं क्या आप सब? इंटीजर उम्मीद है कि सब बच्चे जान रहे होंगे इंटीजर क्या होता है जी। आप लोग सब लोग जान रहे होंगे इंटीजर क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। फिर यहाँ पे मान लीजिए 1, फिर -2, फिर -3 डॉट डॉट डॉट, ये होता है। तो
डिमॉर्फस मैथमेटिशियन ने कहा कि अगर आपके पास यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगर इसका पावर आप n करते हैं, n क्या हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या जीरो, कुछ भी। अगर आप कुछ भी यहाँ से इंटीजर लेते हैं, चाहे पॉजिटिव इंटीजर लीजिए चाहे नेगेटिव इंटीजर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, चाहे आप पॉजिटिव इंटीजर लीजिए और चाहे नेगेटिव इंटीजर लीजिए, नेगेटिव समझ रहे हैं, यहाँ -1 से इधर, तो ये थ्योरम जो कहता है, जो मैथमेटिशियन ने कहा है उसको ध्यान से समझिएगा। उन्होंने क्या कहा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर यदि आप पॉजिटिव इंटीजर करते हैं तो क्या आएगा पता है, कि भाई अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n करिएगा तो ये चीज का वैल्यू बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा पता है, कुछ नहीं करिए, cos, ये जो पावर में है वो एंगल में गुना हो जाएगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, यही होगा। कि अगर ये पावर n वाला जो पावर है, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर हो तब भी इसका आंसर ये होगा, नेगेटिव इंटीजर हो तब भी आंसर यही होगा। सुनिए फिर से, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का अगर पावर n कहीं पे दिखे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर कुछ दिखे, तो उसका जो आंसर होगा ये होगा, क्या होगा, ये तुरंत एंगल में गुना हो जाएगा। लेकिन ये तभी गुना होगा जब ये वाला जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर हो तब, या नेगेटिव इंटीजर हो तब, दो ही केस में गुना होगा, मतलब इस चीज के बराबर होगा एग्जैक्ट। मतलब एग्जांपल देखिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पे मान लीजिए लिखा हुआ है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर लिख दिया गया 6, तो इसका आंसर पता है क्या होगा, इसका आंसर हम डायरेक्ट आंख बंद करके क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर हम बोल सकते हैं कि भाई cos 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा, हो गया जी, इस चीज का आंसर एक ही को यही होगा। बात आ रहा समझ में। अगर मान लीजिए यहाँ पे -6 रहता तो यहाँ पे -6 थीटा लगा दीजिए, हो जाता आंसर। तो डिमॉर्फस थ्योरम, डिमॉर्फस मैथमेटिशियन ये चीज का है क्या, कि अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तब भी इसका वैल्यू सीधा गुना करके निकाल लीजिए, अगर नेगेटिव इंटीजर होगा तब भी इसका वैल्यू गुना करके निकाल लीजिए। तो दो केस बता चुके हम, कि अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तब भी गुना करके आंसर आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर होगा तब भी गुना करके आंसर आ जाएगा। एक चीज और उन्होंने कहा कि अगर फ्रैक्शन में रहा तब जी, फ्रैक्शन का मतलब कि मान लीजिए कि ऐसा हो गया, पावर में मान लीजिए इसका ऐसा हो गया, ऐसा क्या होगा, पावर में मान लीजिए कि 2/3 हो, ये तो इंटीजर नहीं है ना, 2/3 हो, या फिर ऐसा हो -2/3 हो, मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शन हो चाहे नेगेटिव फ्रैक्शन हो, उस केस में क्या होगा, जैसे पॉजिटिव इंटीजर था तब तो सीधा गुना करके ला दिया आंसर, नेगेटिव इंटीजर था तब भी गुना करके ला दिया आंसर, क्या अगर फ्रैक्शन रहेगा तब भी गुना करके इसका आंसर होगा। तो एक बात सबसे पहले आप जानिए कि जब भी किसी का पावर फ्रैक्शन होता है ना तो उसका आंसर एगो नहीं होता है। जरा सुनिए बात मेरा, जैसे अगर हम आपसे बोल दें कि 4 का पावर कर दीजिए आप 1/2, किसी नंबर का पावर हम क्या कर दिए 1/2 कर दिए, और इसी के जस्ट बगल में हम 5 का पावर कितना कर दिए, सिर्फ 2 कर दिए, इसका आंसर क्या होगा पता है, 5 का पावर 2 करिए कितना आंसर आएगा, 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आंसर आता है जी, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही को आंसर आया। लेकिन अगर 4 का पावर 1/2 करें, पावर 1/2 का मतलब समझ रहे हैं आप, निकाल रहे हैं क्या, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, पावर 1/2 मतलब रूट, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, तो 2 आता है, कौन कौन आता है, तो इसका आता है +2 और -2, इसका 2 वैल्यू होता है, मतलब अगर 1/2 है तो इसका 2 वैल्यू आएगा। फ्रैक्शन जब भी हो गया तो एक वैल्यू नहीं होता है, आप चेक कर लीजिए ना, आप इसको कैसे आप समझते हैं, इसको स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, तो भैया आप नोटिस करिए, अंदर में हम 4 को क्या लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर करिए तो अंदर 4 आएगा, मतलब 4 √4 को -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो देखिए स्क्वायर रूट करके -2 आ जाएगा, इसी का वैल्यू स्क्वायर रूट करके 2 आ जाएगा वैल्यू। तो हम आपको बस सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि जब भी फ्रैक्शन वाली बात होगी तो एक वैल्यू होगा, ऐसा नहीं है, एक से अधिक वैल्यू हो सकता है, कि अगर पावर 1/2 है तो 2 वैल्यू होगा, अगर कहीं पे मान लीजिए 8 का पावर कितना है 1/3 है तो इसका आंसर 3 को आएगा, 3 है तो 3 को आंसर आएगा इसका, पावर अगर मान लीजिए 1/10 है तो 10 को आंसर आएगा। आ रहा है बात समझ में, तो उसी तरीके से स्टूडेंट, हाँ लेकिन अगर पॉजिटिव या नेगेटिव पावर है तब तो सीधा से एक ही को आंसर आएगा। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया, जरा सुनिए ध्यान से, क्या बोला गया था डिमॉर्फस थ्योरम्स के स्टेटमेंट में, पहले बोला गया था कि अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो इसका आंसर एक को होता है, वो यही होता है, सीधा एंगल से गुना कर दिए यही आंसर हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर हो तब भी गुना कर दीजिए यही एक को आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फ्रैक्शन आया तो फ्रैक्शन में तो एगो आंसर होता नहीं है, बहुत आंसर होता है, तो उस बहुत आंसर में से एगो आंसर हम निकाल सकते हैं, समझे। फिर से सुनिए, डिमॉर्फस मैथमेटिशियन ने कहा कि भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर अगर n करिएगा तो इसका पॉजिटिव इंटीजर करिएगा तो इसका आंसर यही होगा,
नेगेटिव इंटीजर करिए तो गुना करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन जैसे आप पावर फ्रैक्शन कर दिए तो इसका तो बहुत सारा आंसर होने लगेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में आपने देखा जैसे पावर फ्रैक्शन होगा तो बहुत आंसर होता है, तो जैसे पावर फ्रैक्शन होगा तो बहुत आंसर होगा। उस बहुत आंसर में से एक आंसर उन्होंने बताया कि एक आंसर कैसे मिलेगा, कॉस, मान लीजिए यहाँ पे आप पी बाई क्यू गुना कर रहे हैं, पी बाई क्यू गुना कर रहे हैं, तो इस पी बाई क्यू को एंगल में गुना कर दीजिए, कॉस पी बाई क्यू इंटू थीटा प्लस आई साइन पी बाई क्यू इंटू थीटा। तो दिस इज वन वैल्यू ओनली। इसका जैसे ही फ्रैक्शन होगा तब तो भाई अगर नीचे में क्यू है तो क्यू वैल्यू हो जाएगा इसका, उस क्यू में से एक आंसर सिर्फ ये है। आ रहा बात समझ में? तो डिमॉर्गन ने क्या कहा, उन्होंने ये चीज इस पे बात करा कि cos थीटा प्लस sin थीटा का पावर n करने से क्या हो रहा है, अगर पॉजिटिव इंटीजर लिए तो इसका आंसर सिर्फ यही होगा, नेगेटिव इंटीजर लिए तो सिर्फ आंसर यही होगा, लेकिन जैसे फ्रैक्शन लिए तो ये चीज एक आंसर होगा इसका, इसका ये एक आंसर होगा, क्योंकि इसका तो बहुत सारा आंसर निकलेगा, उस सारे आंसर में से ये एक आंसर होगा सिर्फ एंगल में गुना करने से। चलिए तो इसी चीज को अब हम लिखेंगे कि डिमॉर्गन का स्टेटमेंट क्या था। तो स्टेटमेंट उन्होंने क्या कहा, क्या याद हो गया सबको, कि cos थीटा प्लस sin थीटा का पावर अगर n करते हैं, n अगर पॉजिटिव इंटीजर रहा तो उसका आंसर ये, नेगेटिव इंटीजर रहा तो आंसर ये, अगर फ्रैक्शन होगा तो दिस इज वन वैल्यू ऑफ दिस, मतलब एक आंसर है वो। चलिए जल्दी से हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा स्टेटमेंट समझ में आया। चलिए पहले लिख लेते हैं हम लोग, तो स्टेटमेंट लिखिए इसका। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, इफ n बी एनी इंटीजर, इफ n बी एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, देन अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, देन उस केस में क्या होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर जो n होगा वो बराबर होगा किसके, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के बराबर होगा। मतलब अगर इफ n बी एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, देन इस चीज का वैल्यू एग्जैक्टली यही होगा। अच्छा उसके बाद बोला गया है एंड इफ n बी फ्रैक्शन, एंड इफ n जो है मतलब जो पावर होना है वो, इफ n बी फ्रैक्शन, कि अगर वो फ्रैक्शन हो जाए, फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, कि अगर n कोई फ्रैक्शन हो जाए पॉजिटिव और नेगेटिव, देन cos n थीटा, cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा इज वन वैल्यू ऑफ, इज वन वैल्यू ऑफ, इज वन वैल्यू ऑफ दिस। एक बार हम फिर से समझाएंगे तभी इसके हम प्रूफ में चर्चा करेंगे, ठीक ना, इसके हम स्टेटमेंट को फिर से एक बार समझेंगे तब हम लोग इसके प्रूफ में जाएंगे। देखिए जरा ध्यान से क्या बोल रहा है, इफ n बी एनी इंटीजर, जैसे हम यहाँ पे समझा भी रहे थे कि अगर n कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मतलब इस चीज का पावर करने वाला जो चीज है पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव हुआ तो भी इसका आंसर डायरेक्ट गुना करके पूरा पूरा यही होगा, नेगेटिव हुआ तो भी गुना करके यही पूरा पूरा होगा। लेकिन अगर जैसे ही यहाँ पे आप फ्रैक्शन देते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे ही आप फ्रैक्शन दीजिएगा पावर में, तो फ्रैक्शन दीजिएगा तो एंगल में गुना करके आप पूरा आंसर नहीं ला सकते, सिर्फ एक आंसर ला सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है, इफ n बी एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, देन cos थीटा प्लस sin थीटा का पावर n बराबर पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा अगर पॉजिटिव या नेगेटिव रहा तब। लेकिन क्या बोला कि एंड इफ n बी फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, कि यदि n फ्रैक्शन हो जाए पॉजिटिव और नेगेटिव, देन cos n थीटा प्लस आई n थीटा, मतलब अगर n फ्रैक्शन हो जाता है तो उस केस में एंगल में गुना करने से सब नहीं मिलेगा, सिर्फ एक वैल्यू मिलेगा। इफ n बी फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, देन cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा इज वन वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रूफ की ओर बढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम फिर से सब लोगों से कमेंट मांगेंगे कि चलिए एक बार कमेंट करके हमको बताइए कि क्या ये सब क्लियर हुआ, स्टेटमेंट समझ में आया, याद हो गया सबको, क्लियर? चलिए बताइए जल्दी से, चलिए स्टेटमेंट बताइए जी सब लोग, चलिए स्टेटमेंट बताइए भाई, सभी लोग सारे बच्चे स्टेटमेंट बताएंगे, क्या सबको क्लियर हुआ? चलिए बताइए सब लोग, स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। अच्छा चलिए आज के क्लास के लास्ट में हम आप सबको बता देंगे
कि बुक कौन सा लेना है। ठीक, फिलहाल अभी इसको समझिए बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अब प्रूफ करना है जी। तो हम यहाँ पे 3 केस प्रूफ करेंगे। कौन कौन केस? कि देखिए ना, यहाँ पे हम समझाए भी थे कि अगर n पहले पॉजिटिव इंटीजर हुआ तब ऐसा प्रूफ करिए कि इस चीज का पावर n करने से ऐसा होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा तब ऐसा प्रूफ करिए, और तीसरा में एक फ्रैक्शन। तो यहाँ पे 3 केस में हम प्रूफ करेंगे आंसर। प्रूफ जो होगा डी मॉर्गन थ्योरम का वो 3 केस में होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टूडेंट हम केस 1 लेके चलेंगे। क्या केस लेके चलेंगे? हम बोलेंगे कि व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, कि अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम थ्योरम्स को कैसे प्रूफ करेंगे। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा। हम क्या बोल रहे हैं, हमें बोला गया था कि अगर n पॉजिटिव इंटीजर होता है तो इस चीज का वैल्यू ये होगा, हमको प्रूफ करना है। पॉजिटिव इंटीजर समझे, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो एक थोड़ा सा जस्ट हम आपको एग्जांपल समझाने के लिए यहाँ पे चलिए मान लेते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर कितना 2, और तो हमको क्या प्रूफ करना होगी, अगर इस चीज का पावर 2 है तो दैट इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि क्या cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा इसका आंसर होना चाहिए। यही ना थ्योरम, तो यही ना बोलता है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर लीजिएगा तो इसका वैल्यू एंगल में गुना करके बराबर हो जाना चाहिए। तो अगर हमको ऐसा ही प्रूफ करना है, मतलब यहाँ पे पावर n लिया जाए तो हमको n प्रूफ करना होगा, यहाँ n थीटा ऐसे। तो हम पता है क्या करेंगे, देखिए हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इस चीज का पावर 2 है ना जी, पावर 2 है मतलब यही चीज को 2 बार गुना करना है। देखिए अगर किसी चीज का पावर 2 है तो मतलब उस चीज को 2 बार गुना करना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए पावर 3 रहता तो इसी चीज को हमको 3 बार गुना करना रहता, 3 बार गुना करना रहता। अगर इसी चीज का पावर n रहता तो हमको इस चीज को n बार गुना करना रहता। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके कि भाई हम इसको n बार गुना करेंगे और फिर दिखा देंगे कि ये जो जब n बार गुना होगा मतलब इसी चीज को एक्सपेंड करेंगे इधर, तो फाइनली यहाँ पहुंच जाएंगे। कैसे काम करेंगे जरा देखिए, हम समझ पा रहे हैं। इसी चीज को अगर पावर n करना है ना हमको जी, इसी चीज का हमको पावर n करना है, मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा को गुना करना है n बार। तो करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, इस तरह डॉट डॉट फिर से 1 बार गुना कर दिए n बार, और दिखा देंगे सबको गुना करने के बाद जो आएगा वो आंसर ये आ जाएगा, cos n थीटा प्लस sin n थीटा आ जाएगा। ठीक, यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। हाँ तो भाई cos थीटा प्लस sin थीटा, इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है? कुछ तो डिफरेंस है ना, कि ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला। तो यही चीज कैसे करेंगे, थोड़ा स्मार्टली हम करेंगे कि शुरू में इसको थीटा 1 बोल दिए पहचानने के लिए कि cos थीटा 1 आई sin थीटा 1, cos थीटा 2 आई sin थीटा 2, सेकंड वाला यहाँ cos थीटा 3 आई sin थीटा 3 पहचानने के लिए बोल रहे, फिर लास्ट में सब थीटा 1 थीटा 2 सबको एक पुट कर देंगे, देखिएगा आंसर आ जाएगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, व्हेन फर्स्ट केस स्टूडेंट हम लोग यही लेके चलेंगे कि फर्स्ट केस में क्या, कि व्हेन केस 1 में कि व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो कैसे चलना शुरू करेंगे, देखिए तो हम लेके चलेंगे नाउ, ऐसे लेके चलेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। सबसे पहले 2 फैक्टर को हम गुना करते हैं, यही चीज ना, हम सिर्फ सबसे पहले 2 बार गुना करते हैं, ओनली 2 टाइम्स गुना करते हैं, सिर्फ 2 बार। cos थीटा प्लस आई sin थीटा, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, सिर्फ 2 बार, फिर उसके बाद 3 बार करेंगे, फिर 4 बार करेंगे, फिर n बार करेंगे, और देखिएगा हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो चूंकि 2 फैक्टर है भाई, अब यहाँ का फैक्टर यहाँ का थीटा सेम हो रहा है, इसलिए इसको अलग करने के लिए, फॉर्मूला सेट करने के लिए हम अभी थोड़ा देर के लिए इसको थीटा 1 कि पहला फैक्टर का cos थीटा 1 प्लस आई sin थीटा 1, सेकंड का cos थीटा 2 प्लस आई sin थीटा 2 कर दे रहे हैं। फायदा क्या होगा, देखिए गुना करिए, cos थीटा 1 सबसे पहले किससे गुना होगा, cos थीटा 1 इससे गुना करिए, तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 से गुना होगा, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर आएगा आपके cos थीटा 1 इंटू में cos थीटा 2 होगा। तो हम इसको इससे गुना कर लिए, अब इसको इससे गुना करिए, तो आयोटा है यहाँ पे, आयोटा को चलिए लिख देंगे बाहर, आयोटा गुना में cos थीटा 1 sin थीटा 2। तो चलिए देखिए प्लस आई बाहर कर दिए, cos थीटा 1 फिर यहाँ पे sin थीटा 2। बात समझ गए कैसे हुआ, पहला वाला इससे हुआ, cos थीटा 1 cos थीटा 2 से हो गया तो लिख दिए, फिर पहला cos थीटा 1 किससे हुआ, इससे हुआ, तो आई बाहर होकर cos थीटा 1 sin थीटा 2 हो गया। अब उसके बाद ये चीज को इससे गुना करते हैं तो क्या होगा जी, आई बाहर sin थीटा 1 cos थीटा 2, तो प्लस आई बाहर sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। देख लीजिएगा आई, अब ये चीज इससे गुना हुआ है, पहले आई बाहर sin थीटा 1 cos थीटा 2 से गुना हो गया,
फिर यही चीज अब आई इसके साथ हो गया, ये आई को इस आई के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, आई इंटू आई, आई स्क्वायर और साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो प्लस आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर साइन थीटा 1 गुना में साइन थीटा 2 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ तक उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जल्दी से क्या करेंगे हम, देखिए हम यहाँ cos थीटा 1 cos थीटा 2 यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे sin थीटा 1 sin थीटा 2 ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो हम इसको क्या करते हैं इसके साथ रखते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या लिखेंगे जरा देखिए, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 एक ब्रैकेट में कर दिए। फायदा क्या होगा देखिए, cos थीटा 1 cos थीटा 2 ठीक था, आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1 इसीलिए माइनस हो गया, और 1 क्या ही लिखेंगे हम लोग, तो -1 sin थीटा 1 sin थीटा 2, तो ये हम लोग एक ब्रैकेट में दिए, फिर प्लस। अब इसके बाद देखिए cos थीटा 1 sin थीटा 2 आयोटा इसमें भी है, sin थीटा 1 cos थीटा 2 आयोटा इसमें भी, दोनों में आई है तो आई को कर लीजिए बाहर, आई को कर लीजिए आप बाहर, क्या होगा cos थीटा 1, देखिए cos थीटा 1 sin थीटा 2 cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस अगला वाला sin थीटा 1 cos थीटा 2, चेक कर लीजिए अगला sin थीटा 1 cos थीटा 2। तो स्टूडेंट क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया, याद करिए तो cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला है, cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला हो गया, cos a प्लस b, मतलब यहाँ पे क्या हो गया cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया ये, प्लस आई बाहर cos a sin b प्लस sin a cos b, cos थीटा 1 sin थीटा 2 cos a sin b sin a cos b sin a प्लस b का फॉर्मूला, तो क्या हो गया आई बाहर और sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला हो गया। अब चाहे तो साइड में फॉर्मूला भी लिख लीजिए अपने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस किए कि दो फैक्टर को हम गुना किए, तो हम यहाँ साइड में चलिए एक बार लिख भी देते हैं कि दैट इज, हम यहाँ पे साइन थीटा सॉरी cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 को गुना कर रहे हैं हम किसके साथ किए, cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 को गुना किए, तो क्या आ गया वैल्यू, ये वैल्यू आ गया। आप एक चीज नोटिस किए कि दो बार गुना कर रहे हैं दो फैक्टर को, तो आपस में दोनों फैक्टर का एंगल ऐड हो जा रहा है। देखिए तो कि cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 को गुना कर रहे हैं cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 से, तो cos रह जा रहा है और थीटा 1 थीटा 2 ऐड हो जा रहा है, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जा रहा है, फिर आयोटा साइन थीटा 1 और थीटा 2 ऐड हो जा रहा है। इसी तरीके से अगर तीन फैक्टर का करेंगे हम लोग तो तीन फैक्टर का भी काम होगा। तो देखिए इसलिए फिर आप अगेन लिखेंगे, अगेन यही चीज, अभी यहाँ पे सिर्फ दो फैक्टर था, तो अगर यही चीज हम तीन फैक्टर पे करें, यहाँ पे आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा मेरा, अभी यहाँ पे सिर्फ दो फैक्टर था, अगर एक फैक्टर और कर दे, यहाँ पे cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 कर दे, तो उस केस में क्या होगा, क्या होगा, इस दो का तो हमको आंसर पता है, इस दो का आंसर क्या है जी, हम थोड़ा सा कॉपी करके लिख दे रहे हैं कि इस दो का आंसर तो हमको पता है, फर्स्ट दो का गुना करने से आंसर ये आता है ना, फर्स्ट दो का गुना करने से ये आ रहा है, और लास्ट में फिर अब एक फैक्टर तैयार है गुना होने के लिए, ये वाला फैक्टर क्या लिखे हैं थोड़ा सा हम समझाएंगे, हम लोग खूब टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग भी थोड़ा सा स्पीड साथ साथ बनाए रखिएगा, अगर मान लीजिए छूट रहा हो तो हमको बताइएगा कि भाई छूट गया, फिर से लिखेंगे। देखिए जरा ध्यान से, अभी तक तो हम लोग सिर्फ ये समझे कि भाई अगर दो फैक्टर को गुना कर रहे हैं तो देख रहे हैं हम सीधा आपके सामने एक्सपेंड किए और देखे कि भाई फॉर्मूला लगाकर कि ऐसा बन गया, मतलब एंगल ऐड हो रहा है। तो अगर ये चीज तीन फैक्टर करेंगे तो मतलब cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 गुना cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 गुना cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3, तीन फैक्टर को करिएगा तो शुरुआत का पहले दो को गुना करके हम लोग आंसर निकाल चुके थे, दो को गुना करने से ये आ रहा था cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, शुरुआत में दो का गुना करने से तो ऊपर लिख ही दिया, और तीसरा गुना करना है, तो फिर से जब गुना करिएगा तो इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के जैसा बोल सकते हैं आप, cos समथिंग प्लस आई साइन समथिंग, ये तो ऊपर में भी एक कॉम्प्लेक्स है नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स है, अभी सिर्फ फिर से आप गुना करिएगा तो तीनों एंगल जुड़ जाएगा, तो मतलब फाइनली बनेगा वही, क्या बनेगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 ऊपर का एक का एंगल और फिर नीचे का एंगल जुड़ जाएगा थीटा 3 प्लस आई साइन क्या होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो भाई हम देख रहे हैं कि एक फैक्टर दो फैक्टर, क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जब सब लोग बताइएगा कमेंट करके, चलिए बताइए सब लोग बताइए, क्लियर, वेरी गुड, वाह प्रेरणा बहुत अच्छा।
चलिए प्रेरणा बता रहा है कि याद हो गया, वेरी गुड। चलिए क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसी तरीके से अगर 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर, अब सिमिलरली देखिए यहाँ पे एक लास्ट अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सिमिलरली, सिमिलरली फॉर n फैक्टर। अगर n फैक्टर के लिए काम किया जाए तो n फैक्टर का मतलब समझे ऐसे, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, एक फैक्टर गुना गुना क्या सेकंड cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। इसी तरीके से हमको n तक करना है तो डॉट 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 कहाँ तक n फैक्टर, तो cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n। अगर इसी तरीके से अगर n फैक्टर स्टूडेंट हमको गुना करना हो तो आपको खूब अच्छे से पता है कि भाई आंसर भी क्या होगा, सीधा सीधा सब एंगल जुटेगा। हम देख रहे हैं कि अगर इस तरीके से 2 फैक्टर था तो एंगल 2 बार जुटा, दोनों का एंगल जुट गया। 3 फैक्टर था तो तीनों का एंगल जुटा। अगर n फैक्टर होगा तो n सभी का एंगल जुट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक थीटा n हो रहा था, फिर प्लस यहाँ पे आई साइन क्या हो रहा था थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस कहाँ तक थीटा n हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, वहां पे भी एंगल जुट जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बात जो है आप खूब अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अच्छा यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि अगर थीटा 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 1 थीटा 1 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 3 थीटा n है तो सबका एंगल जुट रहा है। तो पर मुझे तो ये तो करना ही नहीं था, हमको करना क्या था, हमको ये ना करना था, हमको तो गुना ये करना था, cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर n करना था। मतलब हमको हर जगह पे वही रखना था, हमको cos थीटा प्लस आई sin थीटा, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, हर बार हमको सेम ही थीटा रखना था, अलग अलग थीटा नहीं रखना था। तो आइए हम सब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सबके जगह पे थीटा पुट कर दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा देखिए। तो लिखेंगे पुटिंग थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर डॉट 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 क्या बराबर थीटा n बराबर, सबके जगह पे थीटा पुट कर दे रहे हैं, वी गेट हमको क्या मिलेगा, हमको एक तरफ मिलेगा लेफ्ट साइड में यहाँ पे मिलेगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही मिलेगा। और सेकंड में भी क्या मिलेगा, सेकंड में भी तो थीटा 2 के उसके जगह पे यही हो गया है। फिर अब इसी तरीके से डॉट 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 क्या n, अब टू n फैक्टर क्या होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यह भी वही मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे भी cos थीटा 1 थीटा 1, यहाँ पे थीटा थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा थीटा हो गया, चाहे इन फैक्टर्स। और इस साइड भी क्या होगा, इस साइड हमारे पास क्या है cos थीटा 1 की जगह पे थीटा प्लस फिर थीटा फिर डॉट डॉट कहाँ तक फिर से थीटा प्लस आई क्या साइन, यहाँ पे भी थीटा प्लस डॉट 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 फिर क्या फिर से वहां पे भी थीटा है। चलिए यहाँ पे भी क्या है फिर से यहाँ पे थीटा है। तो स्टूडेंट क्या आप एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये एक बार दो बार कितनी बार गुना हो रहा है, तो n बार। कैसे पता किए, क्योंकि ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा n तक था, तो ये हो गया n बार गुना हो रहा है, तो दिस सिंपल दैट लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये सेम चीज कितनी बार गुना हुआ n बार, तो पावर n लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब थीटा प्लस थीटा कितना बार ऐड हुआ है, n बार ऐड हुआ है, तो इस केस में भी तो हम लोग n लिखते हैं, n टाइम्स ऑफ थीटा। तो क्या लिख देंगे हम लोग cos n टाइम्स ऑफ थीटा प्लस आई साइन, वहां पे थीटा क्या बार ऐड हो रहा है, n बार, तो क्या होगा n टाइम्स ऑफ थीटा। तो फर्स्ट केस देखिए प्रूफ हुआ, फर्स्ट केस क्या यहाँ पे समझ में आया, प्रूफ हुआ, मजा आया। देखिए अब यहाँ पे एक बात सबको समझ में आना चाहिए कि अगर हम मान लीजिए दो गुना दो 3 बार लिख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3। वही चीज हुआ है कि अगर n बार गुना होगा कोई चीज तो पावर n हो गया। लेकिन एक चीज और होता है कि अगर 2 प्लस 2 3 बार 2 ऐड हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं कि 2 गुना कितनी बार, तो कितना बार ऐड हुआ है, तो 3 बार, तो लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ 2। अगर आपस में गुना हो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 का पावर में जाता है, और 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर ऐड हो तो वो उतना टाइम गुना हो जाता है। यहाँ पे देखिए अगर गुना हो तो 2 का पावर में गया, इस तरीके से। तो वही चीज यहाँ पे हो गया, n बार गुना हुआ तो इस चीज का पावर n हो गया, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा n बार हुआ तो n टाइम्स ऑफ थीटा हो गया, यहाँ पे n टाइम्स। क्या सबको समझ में आया फर्स्ट केस? चलिए क्लियर है,
हाँ वेरी गुड सुलेखा, चलिए बहुत अच्छा, सबको क्लियर हो रहा है। चलिए बहुत सुंदर। देखिए अब नेक्स्ट, तो ये तो था जी कि अगर हम लोग पॉजिटिव केस लिया गया, तब पॉजिटिव केस का मतलब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, हम लोग आपस में गुना तभी ना कर सकते हैं जब पावर 2 हो तो 2 बार गुना करेंगे, पावर 3 हो तो 3 बार गुना करेंगे, पावर 4 हो तो 4 बार गुना करेंगे, लेकिन अगर पावर -1 हो तब कैसे गुना करिएगा? तो पॉजिटिव केस के लिए तो हम गुना कर करके इसको प्रूफ कर दिए। देखिए पॉजिटिव केस के लिए हम गुना कर करके प्रूफ कर दिए, लेकिन अगर यही चीज पावर में अगर n नेगेटिव हो जाता तब कैसे प्रूफ करते? तो ये नेगेटिव केस के लिए भी जल्दी से प्रूफ करते हैं हम लोग। केस 2, केस नंबर 2 क्या लिखेंगे? व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तो ये केस 2 जो है थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। केस नंबर 2 कि केस 2 अगर n हमारा नेगेटिव इंटीजर हो तब। नेगेटिव इंटीजर पता है कैसे बनता है? कोई भी नेगेटिव इंटीजर कैसे बनता है? जैसे हम बोल दिए कि -5 क्या एक नेगेटिव इंटीजर है? तो हाँ है। तो नेगेटिव इंटीजर बना कैसे? तो माइनस रहेगा और साथ में यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तबे बनेगा। मतलब माइनस और साथ में 5 क्या है? 5 तो अपने आप एक पॉजिटिव इंटीजर है जी। जैसे हम बोल दिए कि -2 क्या है कि नेगेटिव इंटीजर है ना, तो नेगेटिव इंटीजर बनता कैसे है? तो नेगेटिव का साइन साथ में एक पॉजिटिव इंटीजर, जैसे माइनस और फिर 2 है पॉजिटिव है तो माइनस, और इस तरीके से। तो अगर आप बोलना चाह रहे हैं कि n अगर एक कोई नेगेटिव इंटीजर है तो n का वैल्यू किसके बराबर होगा? कहीं ना कहीं माइनस होगा और कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होगा m। बताइए, कोई भी आप नेगेटिव इंटीजर उठा लीजिए, जैसे -5 उठा लिया आपने, या माइनस मान लीजिए -7 उठा लिया, तो बना कैसे है? ये माइनस का साइन है साथ में एक पॉजिटिव इंटीजर है 7, तभी ना बन रहा है। तो वही चीज अगर आप बोल रहे हैं कि n अगर एक नेगेटिव इंटीजर है तो पक्का n किसी न किसी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? माइनस साइन होगा साथ में m कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। यही चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर n कोई नेगेटिव इंटीजर है तो हम लिख सकते हैं क्या कि लेट n इज इक्वल टू -m, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, m इज पॉजिटिव इंटीजर। तो नाउ अब हमको जो प्रूफ करना है उसको लेके चलते हैं। हमको क्या प्रूफ करना था? हमको ये लेके चलना होगा, हमको ये लेके चलना होगा कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर n है। n इस बार अलग है, पिछले बार वाले केस में n पॉजिटिव इंटीजर था, इस बार n क्या है? इस बार जो n है वो नेगेटिव इंटीजर है। मतलब कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर n करके हमको चलना है। हमको तो प्रूफ वही करना होगा ना कि cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा के ये बराबर हो जाएगा। हमको यही प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको सुनिएगा। हम चल रहे हैं कि नाउ cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर n से चलना शुरू कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर होगा जी? तो ये बराबर होगा cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर -m के। क्यों? क्योंकि n किसके बराबर था? -m के। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? बताइए। n क्या था? नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर मतलब n जो है -m के बराबर हमने लिया है, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। ये बात तो सब बच्चों को क्लियर है। तो हमने लिखा कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर n नेगेटिव इंटीजर है इसलिए इनको लिख रहे हैं -m के बराबर। तो अब आपको पता है कि किसी भी चीज का अगर पावर ऊपर में नेगेटिव हो तो उसको नीचे उस पावर को भेजते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। मीन्स कि 1 में अगर ये चीज आप लेके जाइएगा, अगर 1 के नीचे में इस पूरे चीज को ले जाइएगा तो इस चीज का पावर जो ऊपर में नेगेटिव पावर -m है और नीचे में जाएगा पावर पॉजिटिव m हो जाएगा। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है? अब कुछ स्टूडेंट अभी जैसे कह रहे थे, चलिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा कह रहे थे कि क्लास को बहुत लंबा खींच रहे हैं, तो आप लोग अगर हमको बताएंगे कि यहाँ पे अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे कि भाई अगर n नेगेटिव इंटीजर है तो क्या n को -m लिखा जा सकता है? कोई भी नेगेटिव इंटीजर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप -5 ही बोल रहे हो, तो बनता कैसे है? माइनस सम पॉजिटिव इंटीजर। तो वही चीज हमने लिखा है यहाँ पे कि अगर n नेगेटिव इंटीजर तो n बराबर होगा किसी माइनस और साथ में पॉजिटिव इंटीजर के। तो अगर जिसका पावर n ले रहे हैं तो ये दिस इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर -m, और ऊपर में पावर -m है तो अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे नीचे भेजेंगे तो पावर पॉजिटिव m हो जाएगा। और जैसे ही पॉजिटिव m हुआ तो इसको हम आगे बढ़ाकर तुरंत लिख सकते हैं क्या कि दिस इज इक्वल टू 1 बाई cos m थीटा प्लस आई sin m थीटा। बोले ये कैसे हो गया?
क्योंकि m तो पॉजिटिव था ना जी, m तो अपने आप में पॉजिटिव था। तो जब पॉजिटिव इंटीजर, तो केस 1 में हमने क्या सीखा कि पॉजिटिव इंटीजर गुना होकर के बराबर देता है आंसर। केस 1 प्रूफ कर चुके हैं हम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाय केस 1, बाय केस 1। केस 1 का यूज कर रहा है कि भाई m पॉजिटिव है तो इसलिए ऐसा हो गया। अब थोड़ा और करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये चीज है, इसी को हम रेशनलाइज करेंगे। 1 बाय कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा है, इसको गुना कर देंगे किसके साथ, कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। इसी से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे इसी से नीचे भी गुना करेंगे। रेशनलाइजेशन समझ रहे हैं भाई कि सेम चीज से ऊपर गुना किया, सेम चीज से नीचे गुना किया तो आपस में कट के तो वही बच जाता। पर फायदा क्या होगा इससे, जरा देखिए, ऊपर में बच जाएगा आपका कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा, ऊपर में बचेगा। और नीचे में क्या होगा, a प्लस बी गुना a माइनस बी। याद होगा, देखिए वही a है कॉस एम थीटा और फिर प्लस b है आई साइन एम थीटा, फिर वही कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो क्या हो, a स्क्वायर मतलब यहाँ पे कॉस एम थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे i इंटू साइन एम थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लेके जाते हैं आगे। ऊपर में तो भाई एज इट इज रहेगा, कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। नीचे में क्या होगा जरा देखिए, a का स्क्वायर मतलब आपको खूब अच्छे से पता है कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर आता है, देखिए कहीं पे कॉस थीटा का अगर होल स्क्वायर है तो जब ये स्क्वायर आता है ना तो सिर्फ इस पे बनता है, क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल रहता है बाहर। यही चीज जब इस पे स्क्वायर होगा तो क्या होगा, बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एम थीटा। फिर अब यहाँ पे जब ये स्क्वायर आएगा तो आई पे स्क्वायर आएगा, पहले आई का स्क्वायर माइनस 1, एक माइनस पहले से और माइनस आ रहा है यहाँ आई का स्क्वायर से, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, इसको प्लस कर दिया। फिर आएगा, फिर साइन पे स्क्वायर आएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एम थीटा। तो याद करिए कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा का वैल्यू कितना, 1। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि नीचे का वैल्यू कितना हो गया जी, 1 हो गया, नीचे वाला खत्म हो गया, कोई मतलब ही नहीं बनता है नीचे वाले का। नीचे वाले का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस आई प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा का वैल्यू कितना, 1। ऊपर वाले को थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, क्या कर लीजिए, देखिए कॉस माइनस एम थीटा माइनस के अंदर भेज दिए तो आई साइन माइनस एम थीटा। अब यहाँ पे हम दो, और नीचे में टोटल का वैल्यू कितना है, नीचे में क्या वैल्यू है, 1 हो गया। हम यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हमको पता है कि कॉस माइनस थीटा करेंगे तो वो कॉस थीटा के बराबर होता है, और साइन माइनस थीटा करेंगे तो वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला जरा याद करिए। कॉस का अगर एंगल में माइनस करिए चाहे आप पॉजिटिव करिए तो आंसर दोनों का सेम ही रहता है। तो अगर कॉस एम थीटा लिखिए चाहे कॉस माइनस एम थीटा लिखिए, बात बराबर है। अच्छा, उसके बाद इस माइनस को आप देखिए, अगर यहाँ पे बाहर में माइनस है तो इसको एंगल में माइनस कर सकते हैं, इसको हटा करके। मतलब कॉस माइनस थीटा बराबर माइनस साइन, मतलब सॉरी साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो साइन वाले केस में जो माइनस बाहर है उसको अंदर कर सकते हैं। जब माइनस अंदर करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव आई साइन ये माइनस एम थीटा हो गया, और नीचे इसका वैल्यू 1 हो गया। इससे फायदा क्या होगा जी, इसी चीज को अभी तुरंत हम लोग क्या बोले थे, इस माइनस एम को हम क्या बोले थे, माइनस एम को ही हम एन बोले थे, माइनस एम को ही हम एन बोले थे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज में हम बस क्या कर लेंगे, नेक्स्ट पेज में हम तुरंत या फिर यहीं पे हम कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट यहीं पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे डायरेक्ट कि कॉस क्या हो गया, यहाँ पे कॉस ये हो गया हमारा एन हो गया, माइनस एम एन हो गया और थीटा, और फिर प्लस आई साइन यहाँ हो गया ये एन हो गया और ये हो गया थीटा। तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड कहाँ से चला था आपने, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन से चले थे। देखिए कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा पहुंच गए। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं एक लाइन, क्या लिखे, एक लाइन बोल सकते हैं कि 10 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन करिएगा तो इस केस में भी किसके बराबर हो रहा है, इस केस में भी, नेगेटिव वाले केस में भी इसी के बराबर हो रहा है, ये है ना। चलिए, तो इस केस में भी हमारा रिजल्ट जो होता है प्रूफ होता है। तो आप देखिए पॉजिटिव केस में भी अगर एन अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो गुना कर करके हम दिखा दिए कि भाई हाँ इस चीज का पावर एन करने से कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा के बराबर होता है।
और अगर n नेगेटिव इंटीजर हो तो उस केस में भी इसी का पावर n करने से cos n थीटा प्लस sin n थीटा के बराबर होता है। अब n को क्या कंसिडर करना होगा कि n को एक फ्रैक्शन है, मतलब n क्या है, कहीं ना कहीं p बाई क्यू के रूप का है, या फिर मान लीजिए कि n जो है वो r बाई एस के रूप का है। r क्या, n क्या है, r बाई एस के रूप का है, कोई एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कैसा वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे n क्या कंसिडर करेंगे इस बार हम लोग, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन। चलिए ये क्लियर हुआ यहाँ तक, एक बार देख लेते हैं। आप लोग बताए नहीं, आप लोग बताए नहीं, चलिए क्लियर है कि नहीं बता दीजिए। केस 2 क्लियर है सबको? चलिए क्लियर है यहाँ तक, अब बढ़ जाते हैं आगे जल्दी से। गुड, सिर्फ 4 ही लोग को क्लियर है। हाँ चलिए, सब लोग कमेंट किया, अब क्लियर है, गुड। आते हैं आगे जल्दी से, केस नंबर स्टूडेंट थर्ड प्रूफ कर लेते हैं। देखिए तो केस नंबर थर्ड क्या बोलता है कि व्हेन n इज अ फ्रैक्शन। देखिए तो केस नंबर थर्ड क्या है, व्हेन n इज अ फ्रैक्शन। लिखिए when n is a फ्रैक्शन, कि अगर n फ्रैक्शन हो तब। अब फ्रैक्शन है तो भाई फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, n पॉजिटिव या नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है। तो हम कंसीडर करते हैं, चलिए मान लेते हैं कि लेट n जो है हमारा वो क्या है, r बाई एस के बराबर है। स्टूडेंट अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करिए, कैसे बनाया जा सकता है। मान लीजिए n इक्वल टू आप लिखना चाहे r बाई एस, तो क्या करिए, आप एक को फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए इसको पॉजिटिव फिक्स कर दीजिए, नीचे वाले को पॉजिटिव फिक्स कर दीजिए, ऊपर वाला पॉजिटिव रखिएगा तो पॉजिटिव 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 हो जाएगा, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव पॉजिटिव। ऊपर वाला को नेगेटिव करिएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। तो अगर एक को फिक्स कर भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे बस समझ में। तो हम मान लेते हैं कि चलिए लेट n इक्वल टू r बाई एस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। मान लीजिए कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, वेयर s इज पॉजिटिव, जहां पे नीचे वाला को फिक्स कर दिए कि वेयर s इज पॉजिटिव इंटीजर। ऑब्वियस है कि फ्रैक्शन जो बनता है, कैसे फ्रैक्शन बनता है, ऊपर और नीचे फ्रैक्शन पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, सॉरी ऊपर भी इंटीजर होगा नीचे भी इंटीजर होगा। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म को कहने का अर्थ ये है जी कि मतलब ऐसा जैसे हम बोल दिए 4/2, ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं, इसको कैंसिल किया जा सकता है। कहीं पे मान लीजिए लिखा हुआ हो कि 9/6 लिखा हुआ हो, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, नहीं, इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 आएगा, ऊपर में 3 से 3 से 9, 3/2 आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि ये जो हमने लिया है कि n इक्वल टू आर बाई एस, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इससे छोटा नहीं टूट सकता है ये फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म में, और नीचे वाला को पॉजिटिव फिक्स कर दिए है, ऊपर वाला पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव फ्रैक्शन बन जाएगा, ऊपर वाला नेगेटिव लेंगे, आर जो है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक, अच्छा अब आ जाइए, इतना होने के बाद नाउ जरा एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए अच्छा, एंड आर इज क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर एस इज पॉजिटिव इंटीजर and r is any integer positive or negative, and r is any integer पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, अब जरा समझिएगा इस बात से। अब थर्ड केस जो होगा कैसे प्रूफ होगा जरा देखिए। नाउ बात जरा एकदम ध्यान से समझना है। अगर स्टूडेंट हमारे पास ऐसा हो जी, क्या हमारे पास हो कि हमारे पास ऐसा हो कि cos r बाई एस, यहाँ पे हो r बाई एस वही फ्रैक्शन इनटू में थीटा हो, प्लस आई साइन r बाई एस इंटू में थीटा हो, ऐसा ये एंगल में हमारे पास हो। देखिएगा कितना लॉजिकली ये प्रूफ होगा, तो थोड़ा सा बस धीरज रखना है कि अगर एंगल में मान लीजिए कि पहले से है ये, वो हमको यही ना प्रूफ करना है जी, ये कुछ और नहीं लिखे हैं हम लिखे हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा लिखे हैं। अब बोले n कहाँ से जी, यही r बाई एस n है, तो हमने जो लिखा है वो क्या लिख दिया है, हमने cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा लिखा है, और कुछ नहीं लिखा है, नया कुछ थोड़े कर रहे हैं हम। क्या कर रहा है, cos n की जगह पे हम r बाई एस लिख रहे हैं, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, n की जगह मतलब वही है। तो जो हमको प्रूफ करना था थर्ड केस में, क्या प्रूफ करना था, थर्ड केस में हमको प्रूफ करना था कि cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये चीज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज वन वैल्यू ऑफ दिस।
जो यही चीज ये यहाँ n के जगह पर हमने ये माना है, ओह एक बीच में एक एक्स्ट्रा पेज हो गया। चलिए, तो हमने यहाँ पे n की जगह पे r बाई एस माना है, तो इसीलिए हम ये लेके चल रहे हैं कि cos r बाई एस इंटू थीटा मतलब cos n थीटा प्लस n थीटा, इसी को हम प्रूव कर दें कि ये एक वैल्यू होगा उस चीज का cos थीटा प्लस sin थीटा का पावर n से। तो चलिए इस चीज को लेके चलते हैं, और यहाँ कहाँ से लेके चलेंगे, इसका हम पावर क्या करते हैं जी, r करते हैं, इसका पावर सॉरी इसका पावर क्या करते हैं, s करते हैं। क्या पावर करते हैं, s करते हैं। तो भाई s क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो आप सबको पता है ये एक्चुअली में है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना, cos समथिंग प्लस आई sin समथिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे ही पावर पॉजिटिव इंटीजर करेगा तो केस 1 से क्या बोलेगा, s जो है एंगल में गुना हो जाएगा, मतलब कि दिस इज इक्वल टू cos क्या होगा, एंगल में तुरंत गुना हो जाएगा, मतलब s गुना हो जाएगा क्या किससे, r बाई एस इंटू थीटा से प्लस आई इंटू साइन r बाई एस इंटू सॉरी s इंटू आर बाई एस थीटा। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे हम ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बहुत मजे से समझ में आ जाएगा। हम कुछ नहीं किए हैं, बस हम ये लेके चलना चाह रहे हैं cos r बाई cos n थीटा प्लस आई एन थीटा पावर हम s लेके चले, वही चीज है cos r बाई एस प्लस आई सन r बाई एस थीटा का पावर s लेके चले। तो भाई जैसे पावर s कीजिए, s तो पॉजिटिव इंटीजर है तो एंगल में गुना हो जाएगा, तो जैसे एंगल में गुना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे गुना हो गया, यहाँ पे गुना हो गया, मतलब बचा क्या, ये तो कट गया ना, ये s कट गया, ये s कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, तो दिस इज इक्वल टू cos r थीटा प्लस आई साइन आर थीटा हो गया। अच्छा और एक चीज, यहाँ पे आर क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पहले बोलोगे तो आर पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, तो आर क्या बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर आर। भाई एक बात बताइए, डी मॉर्गन थ्योरम में हमने केस 1 और 2 जो प्रूफ किया है, वो हमने क्या प्रूफ किया था, हमने यही ना प्रूफ किया था जी कि अगर यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इस चीज का पावर अगर n है तो ये पावर जो है एंगल में गुना हो जाएगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा ये हो जाएगा। मतलब अगर जो चीज पावर में है वो एंगल में गुना हो जाएगा, और अगर एंगल वाला चीज है तो ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, अगर ये चीज इसके बराबर है तो ये चीज वापस भी तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो वही चीज यहाँ पे था कि cos r थीटा प्लस आई साइन r थीटा था, दोनों में r था, तो क्या हम r को पावर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वापस से करिए तो वही आ जाएगा, लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट दैट इज, अब नोटिस करिएगा कि अभी तक हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम अभी तक यहाँ पहुंचे हैं कि हम लिख सकते हैं क्या, हम लोग अभी तक यहाँ पहुंच गए, दैट इज हम लेफ्ट साइड से यहाँ से चलना शुरू किए थे और हम सॉल्व करके यहाँ पहुंच गए हैं। नोटिस करिए कि हम यहाँ से चलना शुरू किए थे, यहाँ पहुंच गए। अगर हम दोनों तरफ एसेथ रूट ले ले तब जी, अगर हम दोनों तरफ एसेथ रूट ले ले तब, मतलब याद करिए कि जैसे कहीं पे 4 लिखा हुआ हो, हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। ये पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। पावर 1/3 करने का मतलब क्यूब रूट। पावर 1/4 करने का मतलब फोर्थ रूट। पावर 1/5 करने का मतलब फिफ्थ रूट। पावर 1/s करने का मतलब एसेथ रूट, यही ना। तो अगर हम दोनों तरफ एसेथ रूट ले ले, मतलब दोनों तरफ पावर 1/s कर दे, तो क्या होगा, इधर 1/s और s खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एसेथ रूट लीजिएगा तो r/s हो जाएगा, क्या s r गुना 1/s मतलब r/s हो जाएगा, और इसका ये एक वैल्यू होगा। देखिए कहीं पे जैसे कि भाई बात क्या है कि ये चीज इसके अभी तो बराबर है ठीक, लेकिन जैसे ही आप एसेथ रूट लीजिएगा, एसेथ रूट का मतलब कि इधर भी हम क्या कर रहे हैं, गुना में पावर 1/s कर दे रहे हैं और इधर भी गुना में पावर 1/s कर दे रहे हैं, तो ये चीज इसके एग्जैक्टली बराबर ना होकर के ये तो एस कट जाएगा। तो फाइनली कि दिस इज वन वैल्यू होगा कि r cos r/s इंटू थीटा प्लस आई sin r/s इंटू थीटा ये बनेगा, और चूंकि इसका तो भाई बहुत वैल्यू हो जाएगा ना, कितना वैल्यू हो जाएगा, r/s मतलब s वैल्यू हो जाएगा, और बराबर इसके दिख रहा है, मीन्स इसका सिर्फ और सिर्फ ये एक वैल्यू दिखेगा। कैसे जी, बात सुनिए फिर से एक बार सुनिए, अगर कहीं पे लिखा गया है cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर r/s, मतलब टोटल कै वैल्यू होगा, s वैल्यू होगा, क्योंकि नीचे s है, तो टोटल s वैल्यू था, उसमें से अभी फिलहाल ये बराबर इसके दिख रहा है, तो मतलब उसमें से इसका ये एक वैल्यू होगा। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ टेकिंग एसेथ रूट ऑन बोथ साइड, कि अगर हम दोनों तरफ एसेथ रूट लेंगे तो लिखिए कि टेकिंग एसेथ रूट ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा, टेकिंग एसेथ रूट ऑन बोथ साइड,
एसएच रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम एसएच रूट लेते हैं, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, दोनों तरफ अगर आप एसएच रूट लीजिएगा तो क्या मिलेगा, इधर तो भाई एस और पावर एस और 1/s करें, इधर तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा, और फिर ये एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। कैसे बराबर होगा जी, यहाँ पे आप जरा ध्यान से सुनिएगा, आप लिखने का तो एक लाइन लिख सकते थे कि जैसे हम दोनों तरफ एसएच रूट लेंगे तो यहाँ पे 1/s हो जाएगा, यहाँ पे गुना में 1/s हो जाएगा, ये एस एस कट के सिर्फ बचेगा ये चीज, और इसका चूंकि एस वैल्यू होना है तो और इसके बराबर होने जा रहा है तो एग्जैक्टली तो हम इक्वल नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे कि दिस इज वन वैल्यू, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे, अंडरस्टूड है हमारा, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिस इज, कि टेकिंग एस एच रूट ऑन बोथ साइड वी गेट क्या, कि दिस इज वन वैल्यू ऑफ किसका, तो वन वैल्यू ऑफ दिस, इस चीज का पावर क्या, पावर आर बाई एस, यहाँ पे आर था और यहाँ पे नीचे एस लगेगा तो आर बाई एस का पावर, ये इसका ये वन वैल्यू होगा कि दिस इज वन वैल्यू ऑफ दिस। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके यहाँ तक पहले लिख लीजिए। अब इसी आर बाई एस को हमने क्या माना था, एन माना था, तो हम दोनों जगह एन पुट कर देते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए जल्दी से, यहाँ तक लिखने के बाद लिख लीजिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे दोनों तरफ हम लोग। तो देखिए हम यहाँ पे बस आर बाई एस को हम क्या पुट कर देंगे, एन पुट कर देंगे, तो लिखेंगे दैट इज, इसका मतलब यही हो गया कि दैट इज मतलब उसी दूसरे शब्द में लिखिए कि कॉस एन थीटा, आर बाई एस को हमने एन बोल दिया थीटा, और प्लस आई साइन एन थीटा इज वन वैल्यू ऑफ किसका, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर कितना, एन, आर बाई एस को हमने एन लिख दिया, हेंस द थ्योरम कहने का अर्थ ये होता है कि यही थ्योरम्स है, ठीक, कि यही थ्योरम्स था हमारा। ठीक है, तो आप देखा आपने तीनों ही केसेस में, फर्स्ट केस अगर एन पॉजिटिव इंटीजर हो तो कैसे थ्योरम काम किया, एन नेगेटिव इंटीजर हो तो कैसे काम किया, और अगर एन हमारा फ्रैक्शन हो पॉजिटिव या नेगेटिव तब किस तरीके से काम किया है। अब आप सबका काम क्या है कि एग्जाम में ये चांसेस है 90% चांस है कि आएगा इस बार, FY UGP में अभी एग्जाम नहीं हुआ है कभी भी इस पेपर से, तो चांस है कि ये जब भी एग्जाम होगा तो ये थ्योरम्स आएगा, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्फस थ्योरम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस करेंगे कि भाई और क्या क्या इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, फिर खूब सारा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपको बता दें कि भाई अगर आप कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके से अभी बच्चे एप्लीकेशन पे कोर्स पढ़ रहे हैं, अभी लाइव क्लासेस में भी, ऐप में भी जुड़े हुए लोग, और आप लोग यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो भाई आप लोग एप्लीकेशन से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।